गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, दैट इज एंजियोस्पर्म। यू नो दैट एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस एंड हाईली डेवलप्ड ग्रुप ऑफ प्लांट। प्लांट किंगडम का जब इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले अलगी को डेवलप किया गया, फिर नेचर ने धीरे धीरे अपग्रेडेशन किया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सबसे लास्ट में हाईली एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट डेवलप किए गए, जिनका नाम हम लोगों ने रखा एंजियोस्पर्म। आप इस टर्म से अच्छी तरह वाकिफ है कि एंजियो का मतलब होता है क्लोज्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीडेड, यानी क्लोज्ड सीडेड प्लांट। ऐसे प्लांट जिनका सीड फ्रूट के अंदर क्लोज होता है उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाएगा। मैं इसके पहले के एक लेक्चर में भी आपको बताया कि आप जितने टाइप के फ्रूट कंज्यूम करते हैं, जितने वेजिटेबल्स आप देखते हैं जिनमें बीज होता है, सीड होता है, लेकिन ये सीड आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, बिकॉज सीड इज इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। आप गोआवा देखिए, मतलब जाम, सीड इनक्लोज होता है फ्रूट में। पपाया, मैंगो और जितने भी एग्जाम्पल लिए जाएं, सबके सब सीड फ्रूट में इनक्लोज होते हैं, क्योंकि ये मेंबर्स होते हैं एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि ये सिर्फ अकेला ऐसा एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें नेचर ने फ्लावर को क्रिएट किया, फ्लावर को डेवलप किया। बाकी किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट के पास में फ्लावर नहीं पाया जाता है। अब ये फ्लावर क्या होता है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो फ्लावर एक ब्रांच है जो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होती है, और इस ब्रांच के ऊपर 4 नोड होते हैं। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहां से लीफ अराइज होता है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द फ्लोरल ब्रांच, इट इज कॉल्ड एज थैलेमस। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर का, इसे नाम देते हैं थैलेमस। थैलेमस को आप टोरस भी कह सकते हैं, और इसका एक और अल्टरनेट नेम है रिसेप्टेकल। ओके, इस थैलेमस के ऊपर 4 नोड होती हैं जो हमको बॉटम से टॉप की तरफ ले जाना है। तो फर्स्ट नोड एट द बॉटम, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड, एंड द फोर्थ नोड ऑक्युपाई द टॉप मोस्ट पोजिशन। अभी ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसी को हम दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं कि सबसे पहली जो नोड है वो पेरिफेरल डायरेक्शन में रहेगी, फिर सेकंड नोड अंदर, तीसरी नोड और चौथी नोड सबसे सेंट्रल लोकेशन ऑक्युपाई करेगी। नोड डेवलप्स द लीफ एंड दिस 4 नोड डेवलप द मॉडिफाइड टाइप ऑफ लीव्स। इस तरह का जो लीफ होता है बच्चों, ये फोटोसिंथेटिक लीफ है, जिसे हम फोलिएज लीफ भी कह सकते हैं। ओके, ऐसे लीफ इन नोट पर डेवलप नहीं होंगे। फ्लावर के नोट्स के ऊपर या थैलेमस की नोट पे जो लीफ डेवलप होते हैं, उनका शेप भी डिफरेंट होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ लीव्स आर डेवलप ऑन द फर्स्ट नोड। द ग्रुप ऑफ लीफ, ग्रुप मतलब सभी लीफ को मिलाकर के हम नाम दे रहे हैं जो पहली नोड से डेवलप हुए। तो दिस ग्रुप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज कैलिक्स। ओके, सेकंड जो नोड है, इसके ऊपर कलरफुल लीव्स आएंगे लाइक दिस, जिसको आप फ्लावर की पंखड़ियां कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ लीफ ऑन सेकंड नोड आर कॉल्ड एज करोला। ओके, तीसरी नोड के ऊपर जो ग्रुप ऑफ लीव्स आएंगे, उनका शेप इस तरह से होता है। ऐसे बहुत सारे लीव्स भी हो सकते हैं थर्ड नोड के ऊपर। इन लीव्स को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है एंड्रोएशियम। और ये जो सिंगल मेंबर है बच्चों, सिर्फ एक मेंबर, इसे सिंगल मेंबर को कहा जाता है स्टेमन। तो बहुत सारे स्टेमन्स को मिलाकर के आप क्या नाम देंगे? एंड्रोशियम। द सिंगल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन, एंड द सेम स्टेमन is also called as microsporophyll. This stamen act as a male reproductive organ.
स्टेमन एक्ट एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, चौथी नोट बाकी है। फोर्थ नोट के ऊपर जो ग्रुप ऑफ लीव्स आएंगे उनका शेप कुछ इस तरह से रहेगा। दिस इज द सिंगल मेंबर ऑफ द फोर्थ नोड, इट इज कॉल्ड एज कार्पेल और अल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल का फिर से एक और अल्टरनेट नाम है मेगा स्पोरोफिल, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैं यहां पे कहना यह चाह रहा हूं कि फ्लावर को स्पेशली डेवलप किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन एंड फीमेल इज कार्पेल। ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम एंड ग्रुप ऑफ कार्पेल आर कॉल्ड एज गाइनोएशियम। ये यहां सिंगल मेंबर ड्रॉ किया हूं मैं, इस तरह के बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, सभी को मिलाकर के नाम दिया जाएगा गाइनोएशियम। अभी ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन में दो पार्ट होते हैं। अपर मोस्ट पार्ट इज फर्टाइल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर। ओके, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे, यानी मेल गमेटोफाइट डेवलप होंगे। और जो इलोंगेटेड स्टॉक है, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट का काम होता है एंथर तक वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। एंथर का काम होता है अपने अंदर मियोसिस परफॉर्म करके माइक्रोस्पोर्स यानी हैप्लॉइड सेल को जनरेट करना। तो जिस स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो गए वो फंक्शनल पार्ट कहलाएगा। सो इन स्टेमन एंथर एक्ट एज अ fertile part. Okay, at the same time this carpel, that is female reproductive organ, consisting on three part. The uppermost part is the receiving part which receive the pollen grain after pollination, and this uppermost part is called as a stigma. Long hollow tube is called as style, which is cylinder, and the basal bulge part is known as ovary. Okay, and inside this ovary ovules are encloses. तो देखिए ये सबसे मेन डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के दरमियान। क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल है उसको ओवरी वाल का प्रोटेक्शन नहीं होता है, बट जब आप एंजियोस्पर्म स्टडी करते हैं तो ओव्यूल इज इनक्लोजेस इनसाइड द ओवरी वाल। तो ओवरी वाल इज प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म, ओवरी वाल इज अब्सेंट, जिम्नोस्पर्म। अभी मैं आपको एक पॉइंट यहां पहले बता दूं, फिर प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन यहां पे कंप्लीट होता है इनसाइड द ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल में फीमेल गमेट प्रेजेंट है। और मैं आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, इन विच female gamete is static and male gamete come for fertilization. So fertilization occur inside the ovule, and after fertilization many changes occur. Finally ovule get converts into seed and ovary wall get converts into fruit. आप जब पपाया देखते हैं, पपाया का जो कंप्लीट फ्रूट है वो पहले ओवरी वाल हुआ करता था, और उस पपाया के अंदर जो सीड्स आप देखते हैं वो ओव्यूल होते थे। तो पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गए, और पपाया मतलब जो फ्रूट है वो ओवरी वाल से डेवलप हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में और कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। दिस एंजियोस्पर्म ग्रुप ऑफ प्लांट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। द फर्स्ट क्लास इज dicotyledons and the second class is monocot or monocotyledons. ओके, डायकॉट और मोनोकॉट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं मोनोकॉट और डायकॉट के दरमियान। मींस फॉर एग्जांपल डायकॉट में क्या होता है कि सीड कंटेन टू कॉटिलिडॉन्स
in the seed. Okay, the word di represent the two. So two cotyledons are present in the seed, it is dicotyledon. In case of monocot, only one cotyledon is present in the seed. So these are not only characteristic feature but also the differentiating feature between dicot and monocot. Second thing, in case of dicot, leaf show reticulate type of venation. रेटिक्यूलेट वेनेशन, ये बच्चों ऐसा फीचर है कि आप प्लांट को देख करके पहचान सकते हैं कि हम जो प्लांट देख रहे हैं वो मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है। अगर आपके पास में किसी भी प्लांट का लीफ है, इस तरह से लीफ में सेंट्रल मार्जिन है या सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन है जिसे मिडरिप कहते हैं, मिडरिप की ब्रांचेस वेन कहलाती हैं, फिर वेन की भी अपनी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें वेनलेट्स कहते हैं। सो दिस इज द नेटवर्क शेप वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड एज वेनेशन। तो लीफ में नेटवर्क की तरह अगर वेनेशन रहा तो इसे कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। अगर आपके पास कोई भी लीफ है, उस लीफ में आपको रेटिक्यूलेट वेनेशन दिखाई देता है तो समझ जाइएगा कि वो डाइकॉट का मेंबर है। ओके, सिमिलर टू दिस, in case of monocot, leaf show parallel type of venation. Parallel venation means ये आपके पास में लीफ है थोड़ा elongated, बीच में से मिडरिप पास हुई और बहुत सारी वेन्स पैरेलल है मिडरिप से। आप अगर ऐसा लीफ देखते हैं तो समझ जाइए कि वो मोनोकॉट का मेंबर है। कई ग्रासेस ऐसी हैं, बहुत सारी ग्रासेस आप देखते हैं ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड होती हैं, ग्रासेस का लीफ निकाल लीजिए, आपको क्लियरली नजर आएगा कि उसमें पैरेलल वेनेशन है। सो ग्रासेस मोस्टली बिलोंग टू द मोनोकॉट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रूट। मोनोकॉटिलिडोनस डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट्स आर प्रेजेंट एंड दिस टैप रूट आर डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट fibrous root system is present. Fibrous root इस स्टेम के बेस से अराइज होते हैं एंड दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। शैलो पेनिट्रेटेड, जमीन में डीपली नहीं जाती है फाइब्रस रूट, लेकिन टैप रूट बहुत ज्यादा डीप में पेनिट्रेट हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द फ्लोरल व्हर्ल। अभी फ्लोरल व्हर्ल किसे कहेंगे, मैं पिछली स्लाइड के अंदर आपको जो लिख करके दिया हूं, ये कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, चार नोड्स हैं। चारों नोड के ऊपर जो ग्रुप ऑफ लीव्स हैं इन्हें फ्लोरल व्हर्ल कहेंगे। ओके, तो फ्लोरल व्हर्ल डाइकॉट के अंदर फ्लावर जो होता है वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस होता है। क्या मतलब होता है टेट्रा और पेंटामेरस का, तो मैं आपको बता दूं कि फ्लोरल व्हर्ल की क्वांटिटी अगर 4 है, फॉर एग्जांपल कैलिक्स है आपके पास में, कैलिक्स के सिंगल मेंबर को सेपल कहते हैं। ओके, अगर कैलिक्स के 4 लीव्स हैं या 8 लीव्स हैं, 4 और मल्टीपल ऑफ 4, तो ऐसे फ्लावर को टेट्रामेरस फ्लावर कहेंगे। तो कैलिक्स भी टेट्रामेरस होना चाहिए, करोला भी टेट्रामेरस होना चाहिए, एंड्रोशियम भी और गायनोशियम भी। तो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन कह सकते हैं कि इफ फ्लोरल व्हर्ल्स आर 4 or multiple of 4, then it is called as tetramerous flower. Similar to this, the next word is pentamerous. If floral whorls are 5, जैसा सोलैनेसी फैमिली है, एक चैप्टर है आपको 11th स्टैंडर्ड में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके लास्ट में 3 फैमिलीज दी हुई हैं, उनमें से एक फैमिली है सोलैनेसी। तो सोलैनेसी में कैलिक्स भी 5 होते हैं, करोला भी 5 होते हैं। तो फ्लोरल व्हर्ल इफ आर 5 or multiple of 5, then they are called as pentamerous type of flower. But in case of monocot, mostly flower are trimerous, means floral whorl, especially calyx and corolla, are either 3 or multiple of 3. जैसा कि आप लिलिएसी फैमिली स्टडी करते हैं, लिलिएसी फैमिली में कैलिक्स और करोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं,
जिन्हें आप पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ का सिंगल मेंबर टेपल कहलाता है। तो टेपल अगर 3 है या मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसे फ्लावर को ट्राइमेरस फ्लावर कहेंगे। एंड ट्राइमेरस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स। सो दीज आर द 2 मेन क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, और एक दो और जनरल पॉइंट से मैं पिछली स्लाइड पर ही वो डिस्कस कर देता हूं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, would you know the name of smallest angiospermic plant? is वॉल्फिया। याद रखना है नाम आपको। दुनिया का सबसे छोटा प्लांट, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट वॉल्फिया कहलाता है। एंड द टॉलेस्ट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म इज यूकैलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर की होती है। देखिए सिकोया, यह नाम आपके जहन में आ रहा होगा टॉलेस्ट प्लांट बोलने के बाद। तो सिकोया इज अ टॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म। ओके, यूकैलिप्टस इज अ टॉलेस्ट प्लांट, बिलोंग्स टू द एंजियोस्पर्म। अब अगर आप सिकोया और यूकैलिप्टस को कंपेयर करते हैं तो सिकोया की हाइट ज्यादा होती है, यूकैलिप्टस की हाइट कम होती है। ओके, लेकिन एक जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, दूसरा एंजियोस्पर्म को। हम यहां ग्रुप ऑफ प्लांट कौन से स्टडी कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म ग्रुप में सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है यूकैलिप्टस। ठीक है, इसी तरह लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया का ऐसा प्लांट जिसके पास में लार्जेस्ट फ्लावर होता है, उस प्लांट का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, इट इज रेफ्लेसिया। Okay, so these are the very basic and general characteristic about the general knowledge. Next is habitat. एंजियोस्पर्म के प्लांट कहां पाए जाते हैं? क्या ये एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, एम्फीबियंस कंडीशन में रहते हैं, टेरिस्ट्रियल में रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं, हिल्स पर रहते हैं? याद रखिएगा बच्चों, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है, और इस एंजियोस्पर्म के मेंबर एवरी हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। कुछ मेंबर वाटर में भी रहते हैं, जैसे वाटर लिली है, वाटर हायासियंथ है, इकॉर्निया जिसे हम कहते हैं, उसके बाद पिस्टिया है। ऐसे बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। कुछ प्लांट मार्शी कंडीशन पे भी रहेंगे, कूल प्लेसेस पे रहेंगे, डैम्प रीजन के अंदर रहेंगे, डिजर्ट कंडीशन में रहेंगे, या फिर सैंडी सॉइल के ऊपर भी रहना पसंद करते हैं। तो एवरी हैबिटेट occupied by the members of angiosperm. Next, about the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction occur due to fertilization. Fertilization किसके दरमियान होता है बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं कि मेल गैमेट आकर के फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जिस ऑर्गन में डेवलप होगा उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, और यहां पे हम उसको नाम देंगे स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेगास्पोरोफिल में डेवलप होगा, जिसे नाम दिया गया कार्पेल। फ्लावर में दोनों भी ऑर्गन डेवलप होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। सो लेट अस कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। मान लीजिए कि ये स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, यहां पे मेल का सिंबल लिख देता हूं। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? स्टेमन। यहां पर है आपके पास में कार्पेल। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो फीमेल, एंड इट इज कॉल्ड एज कार्पेल। बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। At the time of maturity, what will happen? Inside this anther, ये अपर स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था हम लोगों ने? एंथर। एंथर में 4 हॉलो स्फीयर होते हैं, जिनका नाम है बच्चों पोलन सैक। पोलन सैक। इस पोलन सैक के अंदर डिप्लॉइड सेल होता है। डिप्लॉइड सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं जगह के वजह से, तो MMC का फुल फॉर्म माइक्रोस्पोर
मदर सेल। यानी मदर सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर को जन्म देंगे। दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, that is reduction division, and produces 4 haploid cell. These 4 haploid cell are called as microspores. ये स्टेमन अलग लेबलिंग है। These microspores are developed into male gametophyte, and the well developed male gametophyte is called as pollen grain. Okay, so pollen grain represent the male gametophyte, developed male gametophyte. पहले हैप्लॉइड सेल बनेगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर थोड़ा सा डेवलप होगा, अंदर ही अंदर माइटोसिस परफॉर्म करेगा और ये बनेगा मेल गैमेटोफाइट में, जिसे नाम दिया जाएगा पोलन ग्रेन। ओके, अब इधर आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। द अपर मोस्ट पार्ट is called as what? Stigma. Okay, the long hollow tube is called as style, and the basal bulge part is called as ovary. Inside the ovary, ovule is present. Ovule looks like this. It is orthotropous type of ovule. एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन पाया जाने वाला ओव्यूल एनाट्रोपस होता है, उसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए ऑर्थोट्रोपस इजी है, इसीलिए मैं बोर्ड पर ओवरी वाल के अंदर जो ओव्यूल ड्रॉ किया हूं उसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे नाम दिया जाएगा एम्ब्रियो सैक, and this embryo sac is also called as female gametophyte. याद रखिएगा बच्चों कि this embryo sac और female gametophyte consisting on 7 cells and 8 nuclei। फिर से ओवरी, ओवरी के अंदर कौन होते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल का बॉडी अपने अंदर इनक्लोज करता है एम्ब्रियो सैक, तो ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स हैं, which is also called embryo sac is also called as female gametophyte, consisting on 7 cells and how many nuclei? 8 nuclei। मैं ये डायग्राम थोड़ा सा यहां इलेबोरेट करता हूं। दिस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल gametophyte। Out of 7 cells, the group of 3 cells are present towards the micropyle. Micropyle means जहां पर ओपनिंग होती है। Group of 3 cells present towards the chalaza and diploid cell is present at the central part. Okay, so these 3 group of cells are collectively known as, तीनों को collectively नाम दिया जाएगा egg apparatus। अब इन तीनों को इंडिविजुअल नाम देते हैं। एग एपरेटस में सेंट्रल सेल जो है, यानी बीच में लार्जर साइज का सेल, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल, एंड एग सेल इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को इससे फ्यूज होना है। नीचे और आजू बाजू 2 जो लेटरल सेल्स हैं, यानी बीच में तो हो गया एग सेल और फीमेल गैमेट, लेटरल सेल्स का नाम है सिनर्जिट सेल। सिनर्जिट को आप सिस्टर सेल भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ 3 सेल एट द लोअर पोजीशन और एट द बॉटम आर कॉल्ड एज एंटीपोडाल सेल्स। ओके, अब इन तीनों में इंडिविजुअल नाम नहीं है, तीनों का कॉमन एक ही नाम है एंटीपोडाल, और बीच में जो डिप्लॉइड सेल है, दिस डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज पोलार सेल। ऊपर के तीनों भी हैप्लॉइड, नीचे के तीनों भी हैप्लॉइड, और बीच में जो पोलार सेल है वो अकेला डिप्लॉइड स्टेट में है। तो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है। अब क्या होगा? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉलिनेशन। एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स, जो एंथर में पोलन ग्रेन बन गए ना फाइनली, तो एंथर से पोलन ग्रेन एयर के थ्रू उड़ करके स्टिग्मा पर आ सकते हैं, या
डिफरेंट एनिमल्स उनको ला करके देंगे, या वाटर के थ्रू अगर एक्वेटिक प्लांट है तो किसी भी एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेशन परफॉर्म हुआ और पोलन ग्रेन आकर के डिपॉजिट हो गया स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर बैठने के बाद ये पोलन ग्रेन से ट्यूब निकलती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। अंदर मेल गैमेट है या सिनर्जी अपने जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल है। पोलन ग्रेन जैसे ऊपर आके डिपॉजिट हुआ, इस पोलन ग्रेन से ट्यूब अराइज होती है, इट इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट फॉर्म होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, इन द पोलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म। अभी तक जितने ग्रुप ऑफ प्लांट हमने स्टडी किया, एक एक ही मेल गैमेट फॉर्म होता है। यहां पर पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट फॉर्म हुए। पोलन ट्यूब को नीचे अट्रैक्ट किया जाता है। ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं, इन सिनर्जिड सेल में एक स्पेसिफिक थिकनिंग होती है जिसे फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपैरेटस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है केमिकल सेंसेशन और केमिकल डायलॉगिंग के वजह से। सो पोलन ट्यूब मूव इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक एंड फाइनली ये ऊपर से पोलन ट्यूब आई, सिनर्जिड सेल से फ्यूज होकर के पोलन ट्यूब का जो टिप है ये ब्रेक हो जाता है, फूट जाता है, जिसकी वजह से दोनों भी मेल गैमेट, व्हाइट कलर की मार्कर से बनाता हूं, दोनों मेल गैमेट फ्री हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज होगा। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। एंड फर्स्ट fertilization occur between male gamete and female gamete. Male gamete and female gamete. This first fertilization is called as syngamy. पहले फर्टिलाइजेशन को स्पेशल नाम दिया गया सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब ही होता है फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। वो चाहे किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट में हो, एनिमल्स में हो या ह्यूमंस में हो, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, इसे कहा जाएगा सिंगैमी। अब हमारे पास दूसरा मेल गैमेट बचा, तो ये सेकंड मेल गैमेट बच्चों क्या करेगा कि पोलार सेल से आकर के फ्यूज हो जाएगा। ओके, दिस इज सेकंड फर्टिलाइजेशन। सेकंड फर्टिलाइजेशन, देखिए एंजियोस्पर्म में 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं क्योंकि 2 मेल गैमेट्स हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड। सेकंड फर्टिलाइजेशन किसके दरमियान हुआ? पोलार सेल जो कि डिप्लॉयड स्टेट में होते हैं प्लस मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट। ओके, दिस इज अ फ्यूजन बिटवीन डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल। मेल गैमेट हैप्लॉयड है, पोलर सेल डिप्लॉयड है। तो फ्यूज होने के बाद में जो रिजल्टेंट सेल बनेगा वो ट्रिप्लॉयड सेल रहेगा, एंड दैट ट्रिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड एज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जिस तरह से हमने फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को नाम दिया सिंगैमी, उसी तरह सेकंड फर्टिलाइजेशन को नाम दिया जाता है फ्यूजन। फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। Okay, so there are 2 fertilization. First is syngamy between male and female gamete. Second fertilization is triple fusion between male gamete and diploid polar cell. As a result of this, triploid cell is formed, and this triploid cell is called as primary endosperm nucleus, which provide nutrition to the diploid zygote. Okay, अभी ये जो मेल और फीमेल फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमेट के दरमियान हुआ, दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, तो रिजल्टेंट सेल हमको मिल गया डिप्लॉइड, एंड दिस डिप्लॉइड सेल इज सो कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट मल्टीपल माइटोसिस परफॉर्म करेगा और एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करेगा जिसको नाम दिया जाएगा एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज इनक्लोजेस इनसाइड द सीड कोट. It will form the seed, and this seed is encloses in the ovary wall. Seed is encloses in the ovary wall. Okay, so this is all about the sexual reproduction in case of angiosperm.
आप एनसीईआरटी बुक का टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें जो भी पॉइंट है वो बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया हूं। आप अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन को आपके रजिस्टर पे नोट्स के अंदर राइट कीजिए और उसको बार बार पढ़िए। रिवीजन जितनी बार करेंगे उतना टॉपिक आपका परफेक्ट होगा और उतनी ही आसानी से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए ये टॉपिक होने के बाद अब बात आती है लाइफ साइकिल पर। तो हमारे पास में सबसे पहला ग्रुप ऑफ प्लांट था अलगी। ओके, अलगी का जो डोमिनेंट फेज होता है, देखिए लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंसिस्टिंग ऑन 2 फेजेस। कोई भी 2 फेजेस आप लिख सकते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज एंड सेकंड इज स्पोरोफाइटिक फेज। अलगी में सबसे पहले थैलस होता है, मल्टी सेल्यूलर थैलस, जो लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप रहता है, यानी उसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो देखिए गैमेटोफाइटिक फेज का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल और स्पोरोफाइटिक फेज का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल। अब आपको जजमेंट ये लेना है कि भाई अलगी में लॉन्ग लाइफ किसकी होती है, थैलस की या डिप्लॉइड जाइगोट की। तो गैमेटोफाइट मींस थैलस इज लॉन्ग लाइफ, देयरफॉर गैमेटोफाइटिक फेज इन केस ऑफ अलगी इज डोमिनेंट फेज। What about sporophyte in algae, which is represented by diploid cell? In case of algae, there is only one diploid cell, and that is zygote, which is formed after the process of fertilization. And that diploid zygote is suddenly divides by meiosis and again produces the haploid cells. So zygote immediately undergo meiosis. तो देखिए थैलस बहुत सारे सेल से बना है, हैप्लॉइड सेल है सबके सब, लॉन्ग लाइफ है थैलस का। और डिप्लॉइड सेल सिर्फ एक ही है, जाइगोट। वो भी जाइगोट बनते बराबर मियोसिस में कट हो गया और 4 हैप्लॉइड सेल को जन्म दे दिया। तो लॉन्ग लाइफ जिसकी रहेगी उसे डोमिनेंट फेज कहेंगे। थैलस डोमिनेंट फेज रिप्रेजेंट करेगा, जो कि गैमेटोफाइट है क्योंकि हैप्लॉइड सेल से बना हुआ है। और जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज जाइगोट इज diploid, but it is a recessive phase in the life cycle. Okay, तो डोमिनेंट फेज कौन सी है, गैमेटोफाइट, दैट इज हैप्लॉइड। इसीलिए अलगी का जो लाइफ साइकिल है इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मोस्ट ऑफ द अलगी लाइक स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, कैलामाइडोमोनास शो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। And some exceptional cases are there. कुछ एक्सेप्शनल केसेस है अलगी में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, पॉलीसाइफोनिया, ये अलगी का मेंबर है, रेड अलगी मतलब रोडोफाइसी का मेंबर है। कार्पस, एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन अलगी का मेंबर होता है। कैल्प्स, ये भी ब्राउन अलगी के मेंबर्स होते हैं। सो दीज 3 मेंबर्स ऑफ द अलगी शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब ये कि भाई थैलस तो रहेगा हैप्लॉन्टिक, लेकिन जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो कुछ देर माइटोसिस परफॉर्म करके अपनी डिप्लॉइड नेचर को मेंटेन रखेगा कुछ देर तक के, इसीलिए लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा गया। अलगी का एक मेंबर है बच्चों फ्यूकस, जो डायरेक्टली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब हम बढ़ते हैं आगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरफ। तो मैंने जो ब्रायोफाइटा पे लेक्चर बनाया था उसी में लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड थैलस डोमिनेंट फेज होता है और उसके ऊपर स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड है मल्टी सेल्यूलर होता है, कुछ देर तक के रहता है। मींस ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। इसी तरह टेरिडोफाइटा भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, बट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बिकॉज
द मेन प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीफ आर द स्पोरोफाइट. They are made up of diploid cell and they are long life. Inside these sporophyte, very reduced gametophytes are developed. Monosporic gametophyte, that is microspore represent the male gametophyte and ovule represent the female gametophyte. Inside the ovule, embryo sac represent the female gametophyte. तो याद रखिएगा algae haplontic life cycle, लेकिन एक्सेप्शनल मेंबर याद रखिएगा. Bryophyta and Pteridophyta haplodiplontic life cycle. Gymnosperm and Angiosperm strictly diplontic life cycle. ओके तो यहां पर बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, दैट इज प्लांट किंगडम. अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है और नोट्स बनानी है और एमसीक्यू सॉल्व करना है. यही एक बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ओके, थैंक यू.